हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट कर्मशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे 27 अप्रैल 2020। तो आज के दिन द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज रहेगी आज बीटी कॉटन, एसटी बीटी कॉटन एंड एमएसपी। सेकेंड जो न्यूज रहेगी उस पर डिस्कशन करेंगे सर्ट इन द हिंदू के पेज नंबर 5, सीटीबीटी, सीटीबीटी ओ, न्यू स्टार टीटी, आईएनएफ टीटी। और ये यहाँ से सभी से क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं यूपीएससी में। अगेन जो टॉपिक हमारा रहेगा बी टेड 6 शेड्यूल, द हिंदू के पेज नंबर 8 से टॉपिक लिया है। यमन क्राइसिस, द हिंदू के पेज नंबर 14 से। अब यहां पर देखते हैं कि हमने कहां कहां से टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, पंजाब कुड सी मोर एरियाज अंडर कॉटन कल्टीवेशन। तो यहां से हमने एक लिया है बीटी कॉटन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एक है एमएसपी। तो दो जो इंपॉर्टेंट बातें थी यहां पर लिखी हुई न्यूज में, उनसे हमने टॉपिक्स को उठाया है जहां से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। अगेन पेज नंबर 5, यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो है सर्ट इन। तो ज़्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना से याद रखना, सर्ट इन टू कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट फॉर ऑफ कोविड-19 डाटा केरला गवर्नमेंट। तो इससे संबंधित हम न्यूज़ देखेंगे अच्छे से। अगेन यहाँ पर एट द एज ऑफ ए न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस, यहाँ से संबंधित पूरा सीटीबीटी, सीटीबीटी ओ, आईएनएफ ट्रीटी एंड न्यू स्टार ट्रीटी, ये सभी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये सेफ रिटर्न हमारे लिए कोई काम का नहीं, पेंडेमिक एंड पैनिक, रोल बैक दी डिस्ट्रस्ट एंड रिमेंबर द कोर वैल्यूज। ये हामिद अंसारी साहब जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने लिखने लायक यहाँ कुछ था नहीं, बट इन्होंने अच्छे व्यूज रखे हैं। सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसी तरह हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हमको ये मिले फंडामेंटल राइट्स के तहत, तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत हम उन सभी बातों को फॉलो करें, उन सभी बातों को माने जो गवर्नमेंट को अच्छा चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने बोला है, तो बस इतना सा थोड़ा सा याद रखना है। पेज नंबर 7 पे कोई टॉपिक हमारे काम के नहीं है, तो आज छोड़ देना है हमको। पेज नंबर 8, यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, असम बीटेड माइट सी गवर्नर रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये हमारे लिए 6 शेड्यूल का पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है। अगेन यहाँ 4th पर अगर वर्ल्ड पे देखें, तो यहां से हमारे लिए एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी और हमारे आईआर के लिए। यहां पर यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल इन साउथ। तो यमन के लिए एक अगेन टेंशन स्टार्ट हो गई है। तो यमन जरूर याद रखना आप, सऊदी अरेबिया की जस्ट नीचे यमन एंड ओमान से बाउंड्री लगी हुई रहती है, तो ये आप देखना। सॉरी, हम मैप थोड़ा सा आज भूल गए ने, अदरवाइज मैप से समझाना ज़्यादा बेटर रहता है यमन को। यहाँ पर किसी को भी पीडीएफ लेने में दिक्कत आए तो आप व्हाट्सअप, बिना किसी टेंशन के आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर 1, बीटी कॉटन। ये हमारे इंडिया में एकमात्र ऐसी क्रॉप है, मीन्स एकमात्र ऐसी फसल है जिसको हम उगा सकते हैं। ऐसी एकमात्र ट्रांसजेनिक क्रॉप है, मीन्स जीएम क्रॉप। अब बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बीटी का मीन्स क्या है, बैसिलस thuringiensis, एक बैक्टीरिया है, सोइल में पाया जाता है। उससे एक जीन ली गई है, एक क्राई AC1 एंड एक क्राई 2AB। ये जीन कॉटन में जब डाल देते हैं तो वहां से एक विषाक्त मीन्स टॉक्सिक बनता है, और जब इंसेक्ट इसको खाता है तो हाई पीएच पर स्टोमक में जब जाता है तो उसकी सेल्स को क्या कर देता है, ब्रस्ट मीन्स फाड़ देता है। तो होता क्या है कि जब भी इंसेक्ट इसको खाएगा बीटी कॉटन को, तो बीटी कॉटन में से जो फ्लूइड रहेगा उसमें कुछ टॉक्सिन्स रहेंगे, जब उसके स्टोमक में जाएगा, पेट में जाएगा कीड़े के, तो वो मारा जाएगा। ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, कौन सी, बीटी कॉटन, कीटनाशक प्रतिरोधी। अब जनरल अगर देखें तो हमारे यहाँ पर 10.6 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 95% जो कॉटन का एरिया है वो बीटी कॉटन उगाया जाता है। और 2002 में मॉन्सेंटो जो अमेरिका की एक कंपनी और माइको महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर इंडिया में 2002 में स्टार्ट किया था बीटी कॉटन का कल्टीवेशन, मीन्स उगाना, लोगों को, फार्मर्स को देना। अब अगर हम जनरल एक देखें बीटी कॉटन के बारे में, और यहां से यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन भी आ चुका है बीटी कॉटन से,
नॉर्मल जो प्लांट है बीटी कॉटन का, अगर उस पर अटैक किया किसी इंसेक्ट ने, और उस इंसेक्ट को बोलते हैं कॉटन बोलवॉर्म, जो इस टाइप की जो आपने देखा होगा बोलवॉर्म रहती है, जिनको झिल्लियां बोलते हैं इस टाइप से, और चलती है बहुत ऐसे कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो कॉटन बोलवॉर्म ये जब सक करती है फ्लड से, ये कॉटन की जो एक काफी बोल्स रहती है ऐसे करके, उनके ऊपर खाती है आकर होल कर देती है, तो नो डेथ जनरली नहीं होगी किसकी, इंसेक्ट की, जनरल जब खाती है तो। लेकिन अगर बीटी कॉटन है, बीटी जीन हमने डाल दिया है, अगर इंसेक्ट अटैक करता है आकर, तो जब सक करता है उसके फ्लड को, तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये बीटी कॉटन का फायदा है, मीन्स बिना इंसेक्टिसाइड छिड़के हम कीड़ों को मार सकते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो कई बार ये न्यूज में रहा है, महाराष्ट्र के किसान जो थे उन्होंने HT BT कॉटन को उगाया था, और ये हमेशा मुद्दा रहा था। तो ये HT BT कॉटन को देखो अलाउ हमारे इंडिया में उगाना, लेकिन HT BT अलाउ नहीं है अभी उगाना। HT BT क्या है, जो बीटी कॉटन था उसमें एक और जीन ऐड की गई, कहां से, एक दूसरा बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, उससे, और ये जीन का नाम है CP4 EPSPS। हमको जीन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एक दूसरे बैक्टीरिया से ली गई है। ये क्या करता है, कॉटन को ग्लाइफोसेट प्रतिरोधी किस्म, मींस जब अगर हमने खेत में या जो भी हमारी जमीन है, खेत है, उसमें अगर हमने कॉटन वैरायटी उगाई और उसके साथ कॉटन के साथ छोटे छोटे से काफी खरपतवार उग जाते हैं। अब होता क्या है कि हमको खरपतवार को मैन्युअली, मींस आदमी लगाकर, मजदूर लगाकर निकालना पड़ता है, और जब बड़ा खेत रहता है तो काफी उसमें टाइम लगता है, और साथ में काफी मात्रा में पैसा भी जाता है। बट अगर हम ऐसा करें कि कोई स्प्रे हम छिड़के जिससे कॉटन तो बच जाए, लेकिन ये और खरपतवार है वो समाप्त हो जाए, तो ऐसा ही एक है जो HT BT है, उसमें यही खासियत है कि एक ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी प्रतिरोधी है, मींस एक शाकनाशी है ग्लाइफोसेट। जब उसको छिड़कते हैं तो कॉटन तो बच जाएगी, लेकिन बाकी जो खरपतवार है वो मारे जाएंगे, लेकिन इसके लिए कॉटन में उस शाकनाशी से प्रतिरोधी जीन होना जरूरी है, अदरवाइज कॉटन भी मारी जाएगी। तो ग्लाइफोसेट का स्प्रे जब करेंगे हम, तो कॉटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी कॉटन रेजिस्टेंट है, इसीलिए उसका नाम क्या है, HT BT, हाइब्रिड हर्बिसाइड टॉलरेंट। और ग्लाइफोसेट की स्प्रे से सभी खरपतवार बाकी समाप्त हो जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमको यहां याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी भी कहते हैं। ये एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके तहत काम करती है। इसका काम क्या है, जब भी कोई GM फसल बनाएगा तो उसको रिलीज कर सकते हैं लोगों को खाने के लिए, या फिर फील्ड ट्रायल, क्या उसका ट्रायल फील्ड में, खेत में पहले ट्रायल करने की अनुमति कौन देगा, यही देगा। और इसका एक चेयरमैन होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट ना करके ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक स्पेशल सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो ये याद रखना, UPSC में जेनेटिक इंजीनियरिंग कमेटी से क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली सीधा, कि किसके अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड टॉपिक है सर्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली UPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इसका एक हमको याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक ऑफिस है, मींस कोई संविधानिक या सांविधिक निकाय नहीं है, जस्ट एक ऑफिस है। 2004 में इसको बनाया गया था। इसका मेन काम क्या है, इतना सा याद रखना, डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, मींस साइबर सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे लड़ना। जैसे हैकिंग अगर इंडिया में हो जाती है तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर मान लो हैक कर दिया जाए हमारे जितना भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको अगर ट्रेन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैक कर दें, तो जितनी ट्रेन है वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। तो हो सकता है एक तगड़ी, एक डेंजरस उसका परिणाम देखने को मिले। तो कैसे इससे बचे हैकिंग से, तो इसके लिए सर्ट इन एक प्रोविजन, एक संस्था, एक ऑफिस बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में क्यों न्यूज में केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कोरोना वायरस 19 का जो डाटा है, जिससे जो सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी ऑडिट कौन करेगा, सर्ट इन। CTBT ओ न्यू स्टार ट्रेटी INF ट्रेटी, द हिंदू के पेज नंबर 6। CTBT ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये एक समझौता था सभी देशों के बीच में कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, और परमाणु परीक्षणों पे प्रतिबंध है, चाहे वो सिविलियन हो, मींस चाहे वो जनरल शांति वाले हो कि हम तो बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। मिलिट्री
दोनों पर्पज वाले को प्रतिबंध लगाना। यूएन के अंतर्गत इसको 1996 में लाया गया था यूएन के अंतर्गत, लेकिन प्रभाव में अभी तक नहीं आ पाया क्योंकि इसमें शर्त थी कुछ, क्या कि सभी एनेक्स टू कंट्रीज क्या थे कि जिनके पास या तो परमाणु परीक्षण के लिए जो रिएक्टर है वो हो, या फिर जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है, ये सभी देश जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे, साथ के साथ रेटिफाई नहीं करेंगे, सिग्नेचर करने के बाद भी अनुसमर्थन देना जरूरी है, पुष्टि करना जरूरी है कि अब आप जो भी लॉ बनाए हो हम इसको 100% फॉलो करेंगे। अगर जब तक ये एनेक्स 2 देश जितने भी हैं, लगभग 40 के आसपास है, वो सभी देश जब तक सिग्नेचर और रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये इफेक्टिव नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई। सिग्नेचर कुछ देशों ने कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, जैसे अगर चाइना, यूएसए, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया। और इनसे एक कदम आगे कौन निकल गए? इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने सिग्नेचर भी नहीं किया, रेटिफाइड की बात तो दूर। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी इन प्रोविजंस को लेके, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि इंडिया का कहना था कि कुछ देश जिनको केवल परमाणु हथियार वाला दर्जा दिया जाएगा, बाकी देशों को ये नहीं दर्जा दिया जा रहा था कि इनके पास भी परमाणु हथियार है। तो ये और कई देश जैसे यूएसए है, चाइना है, इनके पास काफी मात्रा में परमाणु हथियार है। यहां पर अगर बात की जाए कि नष्ट करे सभी, तब तो हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन यहां नष्ट करने वाली कोई बात नहीं हो रही। जिन्होंने काफी 5-5 हजार परमाणु हथियार इकट्ठे कर लिए, उनका क्या? परमाणु समझौता, यहां पर सीटीबीटीओ ये एक ऑफिस है, सीटीबीटीओ एक ऑफिस है मॉनिटरिंग करने वाला, कि जो सीटीबीटी लाए हैं उसका मॉनिटरिंग करेगा, साथ में ये ट्रीटी को कैसे फोर्स में लाया जाए उसके लिए सारा काम करेगा। और ये वियना ऑस्ट्रिया में इसका ऑफिस है। तो इतना सा आप याद रखना। अब देखते हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस किस देश के बीच में होता। सीधा सा क्वेश्चन था, यूएसए एंड रसिया, बस। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यूएसए और रशिया के बीच में हुआ था। सामरिक हथियारों को कम करना, मींस स्ट्रेटेजिक जो आर्म्स है उनको, जिसमें न्यूक्लियर आर्म्स जनरली आते हैं। यहां पर बात की थी कि कैसे उसमें रिडक्शन हो, मींस उनकी संख्या को लिमिटेड करना और कमी करना। यहां पर ऐसा नहीं कहा गया था कि सभी सामरिक हथियारों को समाप्त करना। तो यूपीएससी लैंग्वेज ऐसे बनाती है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत अमेरिका एंड रशिया के सभी सामरिक हथियारों को समाप्त करने की बात हुई थी, ऐसा गलत है। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट याद रखना है। 2011 में इसको दोबारा देखो, अगर बात करें 1991 में स्टार्ट ट्रीटी हुई थी, स्टार्ट ट्रीटी, लेकिन ये 2009 में समाप्त होने वाली थी, इसीलिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर अगेन हस्ताक्षर किए गए और ये 2011 से 2021 में चलेगी और 21 में समाप्त होने वाली है। और ट्रम्प को ये क्यों न्यूज में आई थी? क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2021 में कोई नया समझौता नहीं करने वाले, क्योंकि जो रसिया है वो इस ट्रीटी के तहत जितने भी प्रावधान थे उनका अनुपालन नहीं कर रहा है, तो हम भी आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। अगेन एक है आईएनएफ ट्रीटी, इसके बारे में भी क्यों न्यूज में रहता है कि अगेन अमेरिका ने इससे भी बाहर होने के का 2019 में ही बाहर हो गया अमेरिका। ये क्या था? मध्यम दूरी परमाणु बल संधि, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इस पर हस्ताक्षर कोल्ड वॉर के टाइम 1987 में हुआ था, कई जगह 1988 भी है, तो हमको डेट से ज्यादा लेना देना नहीं है। परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता था। इसमें क्या किया कि भूमि आधारित जितनी भी मिसाइलें थी उनकी नष्ट करने के लिए संख्या को कमी करना। जितने भी लैंड बेस्ड मिसाइल है जो जमीन से स्टार्ट की जाती है, इसमें भी 2 है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, जमीन से वार करेंगे तो बहुत दूरी तक जाती है और किसी का पीछा करती है, जैसे वायुयान। और क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, यह है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होती है, आप जमीन से वार करोगे, जमीन पर जाकर कहीं अटैक करेगी। तो यहां पर क्रूज मिसाइल में क्या हो, जमीन से छोड़कर किसी वायुयान को अटैक करेगी हवा में। यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल किसी ग्राउंडेड, अगर यहां कोई टैंक है उसको मारेगी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों मिसाइल को इंक्लूड किया गया है, जो कहां से चले, जमीन से। लेकिन यहां पर एयर एंड सी लैंडेड, अगर समुद्र में कहीं से मिसाइल छोड़ रहे हैं, अगर एयर में से ही, जैसे अगर वायुयान है, वायुयान से कोई मिसाइल छोड़ रहे हैं, उन दोनों को यहां इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इतना सा याद रखना, केवल लैंड बेस्ड मींस जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइल्स। ये भी अमेरिका एंड यूएसए के बीच में समझौता था, आईएनएफ, ये भी याद रखना। और कोई दूसरा देश इसमें इंक्लूड नहीं है। B10 बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, इसमें कहा गया हाल ही में क्या
कि जो बोडोलैंड काउंसिल है उसका जो 5 साल का जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसका नया इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कहा गया कि स्टेट का गवर्नर रहता है मीन्स राज्यपाल, वो संवैधानिक मुखिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसका, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का 6 शेड्यूल के तहत। 5 शेड्यूल किसके लिए, SC एरिया, एंड 6 शेड्यूल ST एरिया, केवल शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया 4 डिस्ट्रिक्ट में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ATM मशीन, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, नॉट मणिपुर। तो यहां पर ATM मशीन याद रखना, इन 4 राज्यों में जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है उनमें प्रशासन के लिए 6 शेड्यूल है। तो इतना सा याद रखना। अब हम देखते हैं क्या है। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कोकराझार, बक्सा, उदलगिरी एंड चिरांग, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। और इसके लिए एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है जो ऑटोनोमस है, मीन्स इसके ऊपर संसद के या राज्य जो विधानसभा उसके रूल नहीं चलते, इसके खुद के अपने रूल बनाती है। ये एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसमें 40 + 6 मेंबर होते हैं, 40 चुनकर आते हैं और 6 मेंबर को असम गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके पास पावर है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, मीन्स ये खुद की विधियां खुद बनाती है। रेवेन्यू, टैक्सेशन, ये भी बिल्डिंग, लैंड, कितना टैक्स लगेगा, ये सब खुद क्या करती है, डिसाइड करती है। जल, जंगल और जमीन, चाहे वाटर हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे लैंड हो, इन सभी पर इसका अधिकार है। और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इस पर लोकल्स का अधिकार रहता है यहाँ पर। तो जल से संबंधित, जंगल से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई भी नियम बनाएगा तो कौन बनेगा, 6 शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीन्स बोडोलैंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पर ज्यादा अधिकार दिया गया है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ये सभी 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं और इनको एक विशेष अधिकार दिए गए हैं क्योंकि इनकी संस्कृति ये सभी अलग अलग है, उनको बचाने के लिए। 5th नंबर का टॉपिक है यमन क्राइसिस। द हिंदू के पेज नंबर 14 पे हमको पता है कि ईरान हाउती विद्रोह का साथ दे रहा था और कई बार हाउती विद्रोह ने सऊदी अरब के सऊदी अरामको मीन्स जो तेल उत्पादन कंपनी उस पर भी काफी बार हमले किए थे। इन्होंने सना राजधानी पर कब्जा कर रखा है। ये कभी भी यूपीएससी में पूछ सकता है कि सना कहां से संबंधित है। सऊदी अरेबिया ये गवर्नमेंट का समर्थन, ये जो हाउती विद्रोह है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इन्होंने एडन में शरण ले रखी है, किसने, गवर्नमेंट ने। और यूएई पहले सऊदी अरेबिया के साथ गवर्नमेंट का समर्थन कर रहा था, लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि इसने अनुसमर्थन कर दिया अलगाववादियों का। मीन्स जो अलगाववादी थे जो गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे हाउती विद्रोह के विरुद्ध, उन्हीं का समर्थन करके जो थे साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इसका समर्थन कर दिया अलगाववाद। और इन्होंने कहा है कि आप एडन पर क्या कर सकते हो, कब्जा। और इन्होंने एडन पर कब्जा भी कर लिया है, कुछ जहां जहां इनकी पकड़ थी वहां पर। तो अब तीनों अलग अलग हो गए, यूएई भी अलग हो गया, सऊदी अरबिया भी अलग हो गया, ईरान भी अलग हो गया। अगर हम इसको देखें तो अगर ये यमन का है तो यमन का जो नॉर्थ पार्ट है वहां हाउदी विद्रोह का है, यहाँ सना है उस पर इनका कब्जा है। और जो यहाँ पर एक पोर्ट सिटी है साउथ में उस पर एडन, उसका नाम है एडन, यहाँ गवर्नमेंट चल रही थी। और ये जो है ये सुन्नी मुस्लिम्स, यहाँ सिया मुस्लिम्स मेजोरिटी है, यहाँ सुन्नी मुस्लिम्स मेजोरिटी, यहाँ से गवर्नमेंट चल रही है अभी प्रेजेंट में। और यहाँ पर यूएई और सऊदी अरबिया दोनों साथ दे रहे थे, लेकिन सऊदी अरबिया ने यूएई ने अभी क्या किया है, यहाँ पर जो अलग से कुछ सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल था उसका समर्थन किया है और इनको अलगाववाद की तरफ लेके जा रहा है। अब गवर्नमेंट 3 तरफ से घिर गई है, हाउती विद्रोह एंड यहाँ सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल दोनों से और खुद से लड़ रही है। तो ये यमन का क्राइसिस है, तो थोड़ा इसको याद रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।